नमस्कार भैया, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। पीयूष जी से मिलना था। पीयूष जी सर अंदर है। अच्छा, नमस्कार आप सभी को। आज हम लोग डी मॉल वैशाली इंदिरापुरम आए हैं। बूज बुटीक करके एक वाइन शॉप खोली है हमारे भाई पीयूष जी ने। ये 4 से 6 महीने पुरानी अभी शॉप है, लेकिन जितने भी ब्रांड्स आप देखोगे जो दूसरी शॉप से मिलते हैं वो सब अवेलेबल हैं। इवन इस दुकान पर सबसे खास देखने वाली बात है जो इनका फ्रीज़र है। हम लोग कानपुर गए थे भाई, वहाँ पे भी इतना बड़ा डीप फ्रीज़र नहीं था। अब देखिए इनका फ्रीज़र यार, कम से कम 300-400 पेटी तो आ ही जाती होंगी। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं मिस्टर पीयूष से, जिन्होंने रिसेंटली मेरी शॉप खोली, और समझते हैं कि ये शॉप कैसे खोली, कितना समय लगा, कितना खर्चा आया, क्या मार्जिन है, अभी क्या सेल है, पहले उनको क्या टारगेट था, सोच क्या थी कि कितने में क्या पहुंचेंगे, क्या मार्जिन निकल पा रहा है, क्या सब वो कर पा रहे हैं, कितना टाइम लगा। चलते हैं उनकी जुबानी समझते हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार जी, क्या हालचाल? बहुत बढ़िया भैया, आप बताएं कैसे हैं? माशु जी, बड़ा क्या हाल है पीयूष भैया? ऑल गुड प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। अच्छा, तो गैजेट ही पढ़ रहे हैं आप पीआर का? हाँ, क्या करें, मजबूरी है जी। जिस बिजनेस में है वो बिजनेस तो फिर समझना अच्छा ही लगता है, और आपसे सीखने को मिल रहा है ये। नमस्कार आप सभी को। आज मैं अपने बड़े भाई पीयूष जी के पास आया हूँ, जिन्होंने रिसेंटली में वाइन शॉप ओपन करी है, जिसको प्रीमियम रिटेल आउटलेट भी कहा जाता है, जिसकी ऊपर हम लोगों ने बहुत सारी वीडियोस भी बनाई हैं अभी प्रीवियसली। तो पीयूष भैया, एक यूनिक केस क्यों है मेरे व्यूअर्स के लिए और आप सबके लिए? एक यूनिक केस क्यों है? क्योंकि ये IITian है, सबसे पहली चीज। दूसरा, ये एक ऑयल एंड गैस कंपनी में काम करते थे। तीसरा, ये NRI थे। और फिर उसके बाद ये लिकर ट्रेड में आए और वो भी प्रीमियम रिटेल आउटलेट खोली। ऐसा क्यों? तो आज इनकी जुबानी, इनकी पूरी हिस्ट्री समझते हैं, और इस ट्रेड में आए इनको कैसा लगा वो समझते हैं। क्या मार्जिन है, कितना टाइम लगा, कैसे लाइसेंस अप्लाई किया, और सब चीज इन टोटलिटी पीयूष भैया के जुबान से ही समझेंगे हम लोग। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो भैया आपको अपना इंटरव्यू देना है, बताना है अपने बारे में कि आप क्या हैं, ताकि सबको पता चले। नहीं, आपने ज़्यादातर चीज़ें तो आपने ही बता दी हैं। बेसिकली मैंने तो IIT रुड़की से पढ़ाई करा। आफ्टर दैट आई गॉट सेलेक्टेड इन वेरी गुड कंपनी इन ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, और मोर देन 15-16 ईयर्स वर्क देयर। फिर उसके बाद फिर मैंने सोचा, कुछ फैमिली कंडीशंस बनी जिसकी वजह से मुझे लगा कि नहीं, आई हैव टू सेटल डाउन इन इंडिया ओनली। तो तब फिर मैंने सोचा, जब सेटल डाउन करना है तो कुछ करना है, और कुछ करना है तो फिर क्या करना है, ये क्वेश्चन था। तो जब मैंने सोचा, तो इसमें बहुत बड़ा पार्ट प्ले करा कोरोना ने। अच्छा। कोरोना ने मुझे बताया कि जो ये लीकर इंडस्ट्री है, ये एक बैकबोन की तरह से काम करती है किसी भी कंट्री के लिए। बिल्कुल ठीक बात। तो अर्थव्यवस्था, आप ये मान के चलिए कि या तो मेडिकल फैसिलिटीज़ खुली थी, या डेली नीड्स वाली खुली थी, या लीकर, या शराब के ठेके खुले थे। तो वहाँ से मुझे इस बिज़नेस में पोटेंशियल नज़र आया। अच्छा। तो उसके बाद जब मैं इधर आ गया फाइनली, फिर मैंने सर्च करना शुरू करा कि क्या क्या किया जा सकता है। एक्सप्लोर करा मैं इस लीकर इंडस्ट्री में, क्योंकि मेरे एक दोस्त हैं, वो मुझे काफ़ी क्लोज हैं, और उन्हीं के साथ मैं डिस्कशन करता रहता था। फिर ग्रेजुअली और लोग भी मिलते गए कि क्या किया जा सकता है ऐसा इस लीकर इंडस्ट्री में। देन मालूम पड़ा कि यहाँ लॉटरी सिस्टम होता है। अच्छा। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम फेयर है हर चीज़, कि आपकी लॉटरी निकलेगी तो आपको मिल जाएगा, कहीं कोई बीच में नहीं। मतलब मैं बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे गवर्नमेंट के लिए कि गवर्नमेंट ने एकदम फेयर काम किया हुआ है यहाँ पर, कि आप डालिए, निकल गए लॉटरी तो आप आराम से चला सकते हैं। ये बात आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। आप लोग के मन में ना एक मिथ होता है कि शराब के ठेके में पैसे लगते होंगे। तो यूपी एक्साइज गवर्नमेंट ने बिल्कुल ऑनलाइन पोर्टल पर इसको ओपन कर दिया, कोई भी आए कोई भी ले जी। तो इसमें मतलब आपको कोई एक न्यू कमर के लिए जो सबसे बड़ा हर्डल होता है कि कैसे घुसें, उसको यूपी गवर्नमेंट ने एकदम न्यूट्रलाइज कर दिया।
तो ये मुझे इतना अच्छा लगा और वहीं से मेरा मोटिवेशन बनना शुरू हुआ कि नहीं भाई अब तो इसमें मैं कर सकता हूँ कुछ ना कुछ। बेसिकली यूपी एक्साइज डिपार्टमेंट ने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट काम कर दिया जी, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई हिडन कुछ चार्जेस हाँ, नहीं हैं। कुछ नहीं। तो हमने बिल्कुल जो प्रोसेस था उस हिसाब से अप्लाई करा। अप्लाई करके जब लॉटरी का रिजल्ट आया तो अनफॉर्चुनेटली नहीं निकला। जब नहीं निकला, लेकिन करना तो इसी में काम था। हाँ। फिर सोचा गया कि क्या किया जा सकता है। तब डिस्कशन से मालूम पड़ा एक पीआर लाइसेंस होता है, हाँ। जो कि अगर आपने ले लिया तो एक्साइज पॉलिसी अगर नहीं बदलेगी तो वो चलता रहेगा, बस रिन्यू करना है आपको साल दर साल। बेसिकली पीआर में आपको लॉटरी नहीं देनी पड़ती है जी, लॉटरी भरनी नहीं पड़ती। ये तो आप शॉप को ढूंढो जी, और वहां पे लाइसेंस अप्लाई करो और आपको एक्साइज डिपार्टमेंट लाइसेंस देता है और आप चलाओ। हाँ। साल भर तक चलाते रखते हो, सालों साल चलेगा। सालों साल चलेगी। 25 लाख रुपए का बस लाइसेंस हर साल आपको रिन्यू करना है केवल। और बस आपके जो उनके नियम कानून है वो फॉलो होते रहने चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ये भी चीज़ क्लिक करी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो हमने फिर फाइनली डिसाइड करा कि चलिए शुरू करते हैं। तो ये मार्च एंड तक हमारा वो क्लोज हो गया लॉटरी वाला। फिर हमने अप्रैल में सर्च करा और मई में मैंने अप्लाई कर दिया। अच्छा, अब अप्लाई करा। अप्लाई करने में भी मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मतलब ईज ऑफ बिजनेस वाली चीज़ थी कि आप अपने घर में बैठ के एक्साइज का जो पोर्टल है उसे खोला और जैसे जैसे वो गाइड करता गया वैसे वैसे भरते गए और जो डॉक्यूमेंट्स मांगे उन्हें अपलोड करते गए और आपका अप्लाई हो गया। बहुत ही बढ़िया और बहुत अच्छा लगा मुझे। चलिए, अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है, मान लो हमारे किसी व्यूअर में से या मैंने शराब की दुकान खोलनी है पीआर शॉप, जी, तो सबसे पहला स्टेप मेरा क्या होना चाहिए? सबसे पहला स्टेप तो देखिए मेरा मानना है कि आप जगह को लोकेट करिए कि कहाँ पे आप खोलना चाहते हैं, उसका पोटेंशियल क्या है, सबसे पहली चीज़ है। और उसके बाद में फिर ये देखिए कि क्या ये एरिया, मतलब जितना आप गैदर कर सकते हैं इंफॉर्मेशन एज पर द रूल्स पास हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि एक्साइज डिपार्टमेंट विजिट करता है और अगर उसे लगता है कि रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से परफेक्ट नहीं है तो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी सारी मेहनत बेकार। ठीक बात। तो इसलिए सबसे ये आपका अपना होमवर्क है कि पहले देखो, समझो और जो बेसिक नीड हैं वो सारी निकालें कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है और अपने लेवल पे पहले उसे चेक कर लें कि हाँ सब चीज़ यहाँ पे परफेक्ट है कि नहीं। ठीक बात। तो पहला जो आप लोगों ने करना है, 10,000 स्क्वायर फीट एरिया का जो मॉल होना चाहिए उसका कारपेट एरिया हो। ये कंडीशन है एज पर द एक्साइज यूपी पॉलिसी जो गैजेट में लिखा हुआ है। दूसरा, जो शॉप आपको लेनी है उसका जो कारपेट एरिया होना चाहिए वो 500 स्क्वायर फीट होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम द जो स्टोरेज एरिया है वो अलग होगा। तो मिनिमम ये 2 क्राइटेरिया जो कि फुलफिल करने हैं। तीसरा, वो कैरेमल कलर है कि उसे पेंट नहीं करना, कुछ इस तरीके की बात भी गैजेट में लिखी हुई है। और चौथा, फिर आपको देखना कि बाहर पैसेज एरिया हो। और पांचवी चीज़, वहाँ पे पार्किंग लॉट अवेलेबल होना चाहिए। ये 5 कंडीशन उसके अंदर मेंशन है। उसके बाद आप एरिया देखो, उसके आसपास की पॉपुलेशन देखो, कितने लोग बाग रहते हैं, कितने फ्लैट्स हैं, क्या आपकी जो पोटेंशियल वर्ड भैया ने बोला है, भैया ने यहाँ पे स्टडी किया क्योंकि यहाँ पर आसपास से बहुत सारे फ्लैट्स हैं। क्योंकि ये डी मॉल है, वैशाली में है, इंदिरापुरम के अंदर, तो डी मॉल के आसपास बहुत सारे फ्लैट्स हैं, बहुत सारी लोग बाग रहते हैं। तो उनकी जब दारू की रिक्वायरमेंट होती है तो जाल वाले ठेके पे जाना हर कोई हेजिटेट करता है। और भैया ने इतनी सुपर्ब शॉप बना रखी जो कि अभी आपने स्टार्टिंग में देखी थी। तो कोई भी अपनी मतलब हस्बैंड वाइफ आ रहे हैं तो हैप्पीली अपने दोनों ब्रांड्स लेके जाएंगे, या कोई भी बच्चा आ रहा है, कोई लेडी आ रही है, तो उसको मतलब फियर फील नहीं होगा। वो फील गुड वाले उसमें जेस्ट में आएंगे और अपने हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी नीड और अपने पसंद, अपने टेस्ट के हिसाब से ब्रांड की सिलेक्शन करेंगे और लेके चले जाएंगे। और इसमें कोई एक्स्ट्रा पैसा भी पे नहीं करना पड़ता, बल्कि जब आप आएंगे तो आपको गार्ड भी सल्यूट करेगा, रिस्पेक्ट भी मिलती है। उन ठेकों में ऐसा नहीं रहता, जो मेरे को कस्टमर का फीडबैक मिला है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं कि ये इसमें भैया एक चीज़ मिसिंग है कि जो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है उसमें फायर एनओसी जरूर देख लें। वो तो यही देंगे ना। हाँ, फायर एनओसी तो जैसे मॉल में तो हम मिल जाती है, लेकिन कई बार अगर बाहर के कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हैं तो वहाँ कई बार आपको देखना पड़ता है, वो चैलेंज हो जाता है। चैलेंज हो जाता है। और फायर की एनओसी अगर नहीं मिली तो आपका लाइसेंस नहीं हो सकता, ये बात ध्यान रखिएगा। हाँ। ये वैसे गैजेट का एक लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आप लोग। चलो नेक्स्ट हम लोग शुरू करते हैं भैया। आपने जब ये शॉप देखी, शॉप का सिलेक्शन हो गया जी।
अब उसके बाद आपने ऑनलाइन पोर्टल पे अप्लाई किया, तो यूपी एक्साइज का जो पोर्टल है गूगल पे जाके स्क्रॉल करके वो आपने उस पे अप्लाई करा, पहला ही आ जाता है ऑप्शन उसमें। तो उसमें जब ऑप्शन आया उसमें आपने क्लिक किया। हाँ, सबसे पहले मुझे अपना यूज़र आईडी पासवर्ड क्रिएट करना पड़ा। अच्छा, ठीक है, उस यूज़र आईडी पासवर्ड को क्रिएट करने के बाद में जब मैं उसके अंदर एंटर हुआ, फिर मुझे सेकंड ऑप्शन है आई थिंक कि जिसमें आप अप्लाई फॉर द लाइसेंस आ जाता है। अच्छा। और आप अगर पीआर शॉप के लिए इंटरेस्टेड है तो FL4C आप अप्लाई करेंगे। ओके, वो लाइसेंस टाइप है, वो लाइसेंस का टाइप है। ओके, ठीक है, और उसके बाद में फिर वो जो डॉक्यूमेंटेशन मांगेगा, जो डिटेल्स मांगेगा, आप डालते चले जाइए उसमें। और उसमें सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगती है कि जो भी एफिडेविट बनना है उसका उन्होंने एक प्रोटोटाइप ऑलरेडी वहाँ दे रखा है कि आप उसको डाउनलोड करिए, वो अपना बनवाइए और उसके बाद में अपलोड कर दीजिए। मतलब ये मुझे इतना बढ़िया लगी चीज़ कि आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है। सिंप्लीफाइड प्रोसेस। हाँ बिल्कुल, मतलब कोई हर्डल नहीं है, कोई हर्डल। ओके, मतलब इससे लगता है कि इंडिया इज डेवलपिंग। डेवलपिंग तो बहुत सालों से मुझे लग रहा है कि काफी डेवलप हो चुका है। हाँ, माइंडसेट चेंज हो गया, माइंडसेट। अरे सर वही देखो ना सर, जब मैं छोटा था तो हम लोग शराब के ठेके पे जाने में डरते थे। हाँ जी, कोई देख ना ले। कोई सोच नहीं सकता था कि शराब के ठेके ब्राउजेबल आउटलेट हो सकते हैं। ये कभी कोई सोच ही नहीं सकता था पहले। और ये हो जाना मतलब ऐसा मिरेकल, और ये बड़ी अच्छी चीज़ है। मतलब इससे हम मालूम पड़ता है हम कितना सिविलाइज्ड सोसाइटी में रह रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। ठीक बात, जो कि मिथ था, एक टैबू था, वो दिमाग से अब खत्म हो गया। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, ये जब आपने रेंट पे लिया जी और लाइसेंस अप्लाई किया जी वो पोर्टल पे जाकर, तो कितने समय में आपको एक लाइसेंस ये इशू हो गया? इसमें थोड़ा सा मुझे ज़्यादा समय लग गया, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो चैलेंजेस थे वो आप ये मान के चलिए कि गवर्नमेंट बॉडीज़ के कि एक जगह से दूसरी जगह, फिर उस सब के होने में, फिर उनकी विज़िट होने में, विज़िट होके फिर जो क्वेरीज़ लगी वो क्वेरीज़ को सॉर्ट आउट करने में, वो सारा होते 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 मतलब इट टुक अराउंड 7 to 8 months आई थिंक। अच्छा, जनरली होता नहीं है बट इस केस में हुआ ऐसा, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस थे यहाँ पे करने के। ओके, तो वो सारी चीज़ें हुई हमारी, बट एंड ऑफ द डे मिल गया 7 से 8 महीने। हाँ, तो ये जो चैलेंजेस है ड्यू टू NRI, आपको नहीं पता था यहाँ का लोकल्स का, या कैसे? ये देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है कि मैं, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस हमेशा बाहर का रहा, तो मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था कि ऐसा भी कुछ चैलेंजेस आएंगे, लेकिन आए। लेकिन एक चीज़ है, मतलब मैं ये कहूँगा कि जो चैलेंजेस आए ना, उन्होंने मुझे सिखा बहुत कुछ दिया। अच्छा, और मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा कि परेशान होकर जब शुरुआत में दिक्कत आती है ना, तो एंड बड़ा खूबसूरत लगता है। तो जब वो मिला ना लाइसेंस, तो वो मतलब वो सारी परेशानियां सब दूर हो गई, वो बड़ा अच्छा लगा, सब भूल गए। अब बाय ग्रेस ऑफ गॉड, थैंक्स टू एवरीवन, वो चीज़ मिल गई और हम अब अप एंड रनिंग है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो क्या ये अब जो प्रोसेस रहा आपका 7-8 महीने का रहा, बट जनरली कितने टाइम में मिल जाता है? जनरली आप मान के चलिए 1 से 1.5 महीने में, क्योंकि इसमें विजिट्स होती हैं, वो चेक होता है, आपका एरिया चेक होता है, फिर इसमें प्रॉपर पेपर वर्क है जो कि आगे तक जाके उसका अप्रूवल्स वगैरह लेने पड़ते हैं अधिकारियों को, तो इसलिए उसमें टाइम 1.5 महीना में मान के चलता हूँ नॉर्मली लग जाता है। नॉर्मली लग जाता है, ओके। 1.5 महीने बाद जब दुकान आपको मिल गई, आपको लाइसेंस मिल गया जी, उसके बाद आपने स्टॉक परचेज किया होलसेल से जी। होलसेल से जो स्टॉक परचेज किया, आपके पास BIO ब्रांड्स हैं जो बॉटल्ड इन ओरिजिन है, हाँ। जो जिसको हम लोग इम्पोर्टेड ब्रांड्स भी कहते हैं, तो वो जो ब्रांड्स हैं वो भी होलसेल पे अवेलेबल थे या वो BIO 1 से आपने परचेज करे थे? हमने दोनों चीज़ करी, क्योंकि बीइंग अ न्यू कमर मुझे एक्सप्लोर सब चीज़ें करनी थी। तो मैं ईच एंड एवरी होलसेलर से मिला, उनसे बातचीत करी। और यहाँ मैं ये कहूँगा कि जैसा बाहर से दिखता है कि लीकर में लोग बड़ा मतलब दिक्कत करते हैं, लेकिन मुझे बड़े कोऑपरेटिव लगे। तो उन्हें आप पे भरोसा हो जाना चाहिए कि हाँ भाई ये बंदा जेन्युइन है। तो उन्होंने मुझे गाइड भी करा कि भैया ये मत लो, ये वाला ले लो, ये दिस इज बेटर, हाँ अच्छा। ये मत लो, ये लो, ये बिकता ज़्यादा, क्योंकि मुझे तो नहीं मालूम थी चीज़ें, जितना मैं रिसर्च कर सकता था करा, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने गाइड करा, ऐसे करना, स्टोर को चलाते वक्त इन चीज़ों का ध्यान रखना, सबने मेरी हेल्प करी, मैं ये कहूँगा। तो इससे एक चीज़ पता चलती है कि लीकर ट्रेड में जो लोग आ गए बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं, समझदार हैं, वो आपको गाइड करते हैं कि कौन सा ब्रांड बिकता है और आपको कौन सा ब्रांड रखना चाहिए।
और एक और चीज़ जो मुझे सबसे अच्छी लगती है यहाँ पे कि यहाँ बातों की बहुत वैल्यू है, बातों की बहुत वैल्यू, अगर कह दिया तो वो होगा। ठीक बात। मतलब उसमें फिर चाहे परिस्थिति बदल जाए लेकिन लोग नहीं बदलते, मतलब अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है। और मतलब वो बहुत अच्छी चीज़ लगी मेरे को। नहीं खैर, यहाँ पे कम्पिटेबल लोग बाग हैं, बहुत समझदार, और इतने सालों से यहाँ पे जो काम कर रहे हैं लोग बाग लिक्विड ट्रेड के अंदर, बहुत पुराने भी हैं, बहुत पुराने हैं। तो मतलब बड़ा अच्छा रहा है मेरा एक्सपीरियंस, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बाहर से लोग मुझे कहते थे कि इस ट्रेड में आ रहे हो, इतना पढ़ने लिखने के बाद आ रहे हो, इसमें कहाँ घुस रहे हो। लेकिन एक तो वही जुनून था कि नहीं भाई, अगर कोरोना में यही सर्वाइव करा था तो यही मेरे लिए बना है। और देश की अर्थव्यवस्था भी इसी धंधे ने हाँ संभाली है। बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल आप समझिए कि मैं ही देशभक्ति कर रहा हूँ असली जो सपाट। बट हाँ ये था कि इसके पोटेंशियल को कोरोना ने बड़े अच्छे ढंग से सबको बताया। और वही मेरा मोटिवेशन रहा बेसिकली। ओके, तो अभी जैसे आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी रही होगी लगभग? भैया ये मान के चलिए कि टोटल लगा के अराउंड 3 CR के आसपास लगे, क्योंकि दिस इज द बिगेस्ट PR शॉप इन द स्टेट। अच्छा, तो यूपी की सबसे बड़ी PR शॉप आपकी है? जी जी। अच्छा, ऐसा क्या है इसमें यूनिक? भैया ये लगभग 2750 स्क्वायर फीट में है, और जितना मुझे मालूम पड़ा है तो ये अब यूपी की सबसे बड़ी है। और बड़े होने का मुझे फ़ायदा ये मिला है कि इसमें बहुत सारी यूनिक चीज़ें मैं कर पाया हूँ। मतलब आप ये लगाइए कि जो हमने एक स्पेशल चिलर रूम बनाया जिसमें हम 300 साढ़े 300 पेटियाँ रख सकते हैं एट द सेम टाइम बियर को, कि मतलब अगर पूरी बारात आ जाए और पूरी पार्टी करनी हो ऑल ऑफ ए सडन तो सबको चिल्ड बियर एक साथ मिलेगी। मतलब पूरे गाजियाबाद में ठंडी बियर मिले ना मिले, लेकिन यहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। तो और ये भी ऐसा है कि जो डिस्प्लेड है कि आप जाइए, आपको जो पसंद है वो लीजिए और आइए। ये मैं कैसे कर पाया? ये मैं कर पाया क्योंकि मैंने एरिया बढ़ा लिया था। इसके अलावा मैंने जो आपने वॉक अराउंड कराई है इसका, तो आप अगर देखेंगे कि जिस तरह से शेल्फ्स का डिज़ाइन करा गया है, उसके अंदर जिस तरह से हमने जो पेंट भी यूज़ किया है, तो मैंने कोशिश ये करी है वो पेंट ऐसा हो कि जिस वक्त बॉटल उसके आगे रखी जाए वो थ्रो करे बाहर की ओर, ताकि लोगों को समझ में आए। मतलब एक उसका एक अलग एस्थेटिक है। अगर उसी साथ में उसके ही साथ में अगर आप वाइन सेक्शन को देखते हो तो वहाँ कलर मैंने बदल दिया है, क्योंकि वाइन की जो बॉटल है ना उनका कलर अलग आता है निकल के, तो ये वाला कलर जो शेल्फ का है वो वहाँ नहीं सूट करता। अच्छा। तो इस तरह से छोटी छोटी बारीकियों का ध्यान रख के मैंने कोशिश करी है चीज़ें कि कुछ डिफरेंट करा जाए। पता है, आपसे बात करके मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पर्सन इस ट्रेड से बिलोंग नहीं करता और उसके माइंड में कितने यूनिक आइडियाज हैं। और कोशिश थी भैया कि मतलब स्कॉच के लिए अलग कलर, वाइन के लिए अलग कलर, और मैं वो बियर वाले सेक्शन में अलग कलर करूंगा, तो मतलब बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है। मतलब आप ये देखिए कि ये मेरा इस ट्रेड में ना होने का ही नतीजा था, रिजल्ट था कि इसका नाम भी डिफरेंट है, बूज बुटीक। मतलब क्या है? देखिए, बूज इज शराब, बुटीक मतलब जहाँ आप जाएं, डिस्प्लेड है, डिफरेंट वैरायटी उसकी डिस्प्लेड है, आप उसमें से जो चूज करेंगे वो आपका, तो मतलब एक वैरायटी ऑफ शराब आपकी डिस्प्ले में है। अच्छा, कलेक्शन ऑफ लिकर, हाँ, वैरायटी ऑफ शराब, आप आए और अपने हिसाब से पिक करें और लेके जाएं और एंजॉय करें शराब की एक परचेजिंग। ऐसी जगह जहाँ पर कि आपको डिफरेंट वैरायटी एक साथ मिले, वो बुटीक हो गया। ठीक बात। क्योंकि वो बूज का है इसलिए वो बूज बुटीक हो गया। ठीक बात। तो जहाँ मतलब मैं हर जगह देखता हूँ, हर जगह मिलता है स्पिरिट्स लिखा हुआ या लीकर लिखा हुआ, वहाँ ये एकदम यूनिक नाम मैं शायद इसीलिए कर पाया क्योंकि मैं स्ट्रेट का नहीं था। ठीक बात। कुछ लोगों ने मेरे को बोला कि नहीं ये मतलब लोगों की जवान पे नहीं चढ़ेगा, पर मेरा मानना ये था कि जिस दिन चढ़ेगा फिर उतरेगा नहीं। ठीक बात है, ठीक बात है। तो अच्छा, इसमें जैसे खर्चे हैं, हम लोग एक एक करके बात करते हैं जी। तो एक्सपेंसेस में सबसे पहले आपका रेंट आ गया। रेंट लगभग आपका 2.5 से 3 लाख रुपए का होगा। ज़्यादा ही है भैया उससे। अच्छा। हाँ, ज़्यादा ही है। उसमें फिर मेंटेनेंस आ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी आ जाता है, तो इट इज़ क्वाइट अ लॉट एक्चुअली। मींस अराउंड 4-5 लाख। हाँ। तो अगर हमने 4 लाख पकड़ लें, 4 लाख में आपका रेंट हो गया और आपका मेंटेनेंस कॉस्ट आ गया। हाँ, जो मॉल ले देगा। मॉल ले रहा है आपसे जी। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का बिल तो आपको ही पे करना है। हाँ, वो उसी में मैं लगभग आप ये मान लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी को और 1 लाख आप पकड़ लीजिए,
उसमें आ जाएगा। तो मतलब 5 लाख रुपए हो गया आपके। के आसपास होगा, तो 4 लाख 4.5 से 5 के आसपास आपका ये बन जाता है। तो मैं ये मान के चलता हूँ 4 लाख में मेंटेनेंस कॉस्ट प्लस आपका रेंट, 1 लाख में आपकी बिजली का बिल हो गया, 25 लाख रुपए आपने वो दिए लाइसेंस फीस के, राइट। तो 5 और 25 हो गए 30 जी। 6,25,000 आपने दिया एफडी का, हाँ। जो कि 7% करा के एक्साइज डिपार्टमेंट के नाम का, वो सबमिट होता तो है। वो आपका हो गया 36,25,000 जी। फिर उसके बाद आपने इसमें रेनोवेशन कराई होगी। हाँ, ये आपका जो हमने पूरा जो स्टोर बनाया है इसमें लगभग 48 लाख के आसपास लग गया हमारा। बहुत ह्यूज अमाउंट। हाँ, वो काफ़ी लगा। आप देखिए ना, मैंने बिल्कुल जो बोला, अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि ये जो हमारा डिस्प्लेड चिलर रूम है, इसकी ज़रूरत नहीं थी। सारी कंपनीज अपने अपने फ्रिजेस लगाती हैं, चिलर लगाती हैं, तो मैं अगर हर एक से 2-2 मांगता तो वो काम चल सकता था। हाँ। लेकिन मैं चलाना नहीं चाहता। अनऑर्गेनाइज सा लगता, हाँ, चितकबरा सा बिल्कुल। लगता, अजीब सी शॉप लगती। और मेरा ये था कि जब मैं बना ही रहा हूँ तो ऐसा बनाऊं कि मतलब लगे कि हाँ कुछ डिफरेंट दिल लगा के दिल लगा के, वही मेरा फर्स्ट वेंचर है, तो मैं उसी हिसाब से काम दिल लगा के बनाइए आप। जी। तो 36,25,000 प्लस 48,00,000 84,85,000 आ गए, क्योंकि तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट आपकी। हाँ। और ये तो चलती रहेगी। तो अगर हम लोग वैसे पकड़ लें तो 84,85,000 25,000 सॉरी आपको लग गए। इसके अलावा भैया जो 8 महीने का जो रेंट गया अपना, हाँ वो अलग से गया, वो अलग से गया। वो लगभग मान लो कि आपका 24 लाख रुपए वो भी चले गए। उससे ज़्यादा ही गया ना भैया। हाँ 4 लाख रुपए के हिसाब से तो वो 32 लाख रुपए वो भी हो गए। हाँ, और उसके अलावा फिर क्योंकि इसमें एक्साइज की रिक्वायरमेंट है कि रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होना चाहिए, तो हमने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराया, उसका 8-9 लाख आप मान के चलिए। अच्छा। हाँ, वो इतना लगता है। तो मतलब आपके 40 लाख ने मान के चलो कि जो कि वेस्ट हो गए हाँ, बेसिकली रजिस्टर्ड एग्रीमेंट में 8-9 लाख रुपए, 32 लाख रुपए रेंट के। जी। तो 40 लाख रुपए और जोड़ लिया जाए तो 1,14,25,000 बन लगभग जो भी है आपका 1.25 सॉरी करोड़ 1,24,25,000 1.25 करोड़ मान के चलिए। 1.25 करोड़ हो गया। तो 1.25 करोड़ के बाद आपने फिर माल लिया होगा। फिर माल डाला है। हाँ, माल कितने का डाला? माल लगभग आप ये मानिए 1.25 करोड़ का, 1.5 से 1.25 करोड़ रुपए का माल डाला हुआ है। जी। अब आपका ये बैठ गया पूरा 3 करोड़ के आसपास लगभग, थोड़ा बहुत। तो 3 करोड़ में अब आप 3 करोड़ का ब्याज ही अगर बैंक को देते हैं तो 21 लाख रुपए तो साल में वैसे ही बैंक आ जाते, बैंक से दे देते हैं। तो वो तो मतलब चिल करते घर में बैठते 21 लाख रुपए आ जाते, कोई इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपको इसमें क्या अलग दिखा, मार्जिन क्या दिखा इतना? देखिए भैया, मार्जिन है वॉल्यूम पर, कि कुछ जो इम्पोर्टेड ब्रांड्स हैं उनमें 5-6% होता है, जो डोमेस्टिक हैं उनमें थोड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन मेन चीज़ है कि आप उसको कितनी बार रोटेट कर रहे हो मंथ में, उससे फिर आपका ROI निकलता है जाके। इसका मतलब शराब का धंधा रोटेशन का धंधा है, ROI डिपेंड करती है आपकी रोटेशन पर, वॉल्यूम कितना निकलेगा। आपने अगर मान लो 12 मैं कह रहा हूँ 15 करोड़ की आपने सेल करी साल की, जी, अज्यूम कर लेते हैं कि 15 करोड़ की आपने सेल करी, क्या एक्सपेक्ट करते हो कि कितना मार्जिन आ जाएगा? देखिए भैया, इसमें अभी तक मैंने ऐसा कैलकुलेशन करा नहीं इस चीज़ का, बट आप ये मान के चलिए कि 15 करोड़ अगर आप कर रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा नहीं बचा पाएंगे। अच्छा, तो खर्चे निकल जाएंगे? खर्चे तो निकल जाएंगे बट बहुत ज़्यादा बचा नहीं पाएंगे। अगर लमसम पकड़ लो 3-4-5% के आसपास की गेम। हाँ, बस उतना ही है। तो 5% भी अगर पकड़ी जाए तो ये कोई 75 लाख के आसपास की गेम आएगी। ऐसा ही कुछ आएगा बस। तो फिर तो 75 लाख, तो 3 करोड़ लगा के 75 लाख रुपए कमाए तो क्या कमाए? क्या ही कमाए। सही, सच्चाई है। सच्चाई है, ये बिल्कुल सही बात है। अगर आप उस रेस्पेक्ट में देखते हैं तो बिल्कुल यही चीज़ है। लेकिन ये है कि ये मेरा फर्स्ट वेंचर है, फिर मैं इससे आगे बढ़ने की कोशिश में लगा हुआ हूँ। नंबर ऑफ शॉप ज़्यादा कर रहा हूँ, बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहा हूँ मैं। तो वो सारी चीज़ें करते हुए फिर हम उस मार्जिन को थोड़ा और बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए। ठीक बात। तो बेसिकली 1.25 करोड़ की अगर साल महीने की सेल है और जो कि साल की 15 करोड़ मांग रहे हैं, तो ये आप 25 करोड़ तक यहीं से लेके जाएंगे जी। और फिर उसके बाद आप एक नई शॉप खोलेंगे तो वहाँ पे 25 करोड़ एडवांस होती चली जाएंगी। तो वो बस बेसिकली क्या है कि इसमें 48 लाख रुपए आपकी वन टाइम थी जी, तो और 6.25 लाख रुपए भी वो होता है FD हो गए। उसके अलावा जो सैलरीज हैं वो कितने की आप पे करते हो? सैलरीज आप ये मान के चलिए कि अभी जैसे हमारे पास में स्टाफ लगभग 6 लोगों का है, तो आप ये मान लीजिए कि लगभग 1.5 लाख के करीब पर मंथ का उनका बन जाता है। ओके। और मिसलेनियस एक्सपेंसेस होंगे, पानी, चाय, खाना पीना? हाँ, वो आप मान लीजिए लगभग
30,000 40,000 का, इससे ज़्यादा वैसे 50,000 भी अगर पकड़ ले तो 1.5 और 50 में मतलब हो गया आपका 2 लाख रुपए का ये हिसाब पड़ गया पर मंथ का, तो 24 लाख रुपए साल का वो भी आ गया। ये सब 3 करोड़ में ही कवर होगा। हाँ ये सब बिल्कुल बिल्कुल वो 3 करोड़ की अगर हम बात करें तो आपका जो बेसिकली जो रेगुलर एक्सपेंसेस हैं वो आपके जो बैठ जाते हैं 36 25 प्लस 24 60,25,000 प्लस आपका बिजली का खर्चा आपका आ जाएगा लाख रुपए, 12 लाख रुपए के आसपास। 72 लाख, तो वही आपका 72,25,000 यही बैठ रहा था। उसके बाद आपकी आरओआई भी नहीं निकली, मतलब 75 लाख रुपए तब है जब 15 करोड़ की सेल कर रहे हो। उसके ऊपर आपकी जो सेल है वो आपका एक्चुअल प्रॉफिट है। तो बेसिकली ब्रेक इवन इज 15 CR। हाँ लगभग, मतलब एक्चुअली उसका रीज़न ये है कि ये शॉप बहुत बड़ी है। ये शॉप इतनी बड़ी है तो इसके खर्चे उसी हिसाब से बड़े हैं, ये वाली चीज़ है। फिर हम बैठे हुए हैं एक बहुत ही प्रीमियम लोकेलिटी में, तो यहाँ का रेंट भी ज़्यादा है, तो वो सारी चीज़ें हैं जो इसको एड ऑन करती चली जा रही हैं। ओके फिर तो वही है कि इसके फिर मार्जिन्स को बढ़ाने के लिए फिर हम बैकवर्ड इंटीग्रेशन, जैसे होलसेल लेना है या BIO लेना है, वो सब में हम कोशिश कर रहे हैं, या दूसरे और शॉप्स खोलनी है, तो इन सब चीज़ों में लगे हुए हैं कि वो चीज़ें होती जाएं। कुछ फॉर्मुलेट हो रही हैं, आगे जैसे बढ़ते जाएंगे वो चीज़ें आती जाएंगी। बहुत बढ़िया। तो जैसे कि मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले डिस्कशन ही चल रहा था इम्पोर्टेड का भी, तो BIO 0 BIO 1 भी लेकर आए हैं। हाँ बिल्कुल, वो रुद्रारस के नाम पे हमने कर लिया है रजिस्टर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो यही है कि वो ज़रूरी है वो हमारे लिए, थैंक यू। उसके बिना सर्वाइवल नहीं है अपना। ठीक बात, क्योंकि इम्पोर्टेड ही बिकनी है यहाँ पर जी, इसलिए आपने BIO 0 और BIO 1 भी ली। बहुत ही बढ़िया। तो इसमें भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती होगी? इन्वेस्टमेंट तो है ही जी। कितनी रहती होगी उसमें? BIO में आप ये मान लीजिए बेयर मिनिमम अगर आप शुरुआत करते हैं काम को नॉर्मल तरीके से, अच्छे में तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर हम नॉर्मल तरीके से शुरू करेंगे तो 5 CR से नीचे का वो वाली गेम नहीं है। हाँ मतलब तो, फिर आपको मजा ही नहीं आएगा उसमें। बेसिकली उस पे एक अलग ही वीडियो बनानी पड़ेगी। हाँ उसका अलग करना पड़ेगा। मतलब मिक्स हो जाएगा। हाँ। तो अभी हम लोग ने समझा कि आपका प्रोसेस जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, कितने टाइम पीरियड में आपको लाइसेंस मिला, क्या आपकी स्पेंडिंग रही, जो आपके एक्सपेंडिचर्स हैं, फिर आपका मार्जिन समझ लिया। तो अभी आपका फ्यूचर प्लान भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो अभी आप इस लेवल पर आने के बाद में क्या यूनिक आइडियाज लेकर आते हो कि जिससे आपकी सेल बढ़ती है? जैसे कि आपने बोला कि मेरे को 15 से 25 लेके जाना है, तो आपने वैप मैंने देखा दुकानों पर लगाए हुए हैं, ग्लासेस रखे हुए हैं कस्टमर्स के लिए, और वो LED देखी मैंने जो बहुत सुंदर सी लगाई हुई है। शायद वो पहली PR आप ही की है जिसमें लगी हुई यूपी में फर्स्ट टाइम। हाँ, तो और उसके बाद मैंने चिलर देखा आपने, बहुत यूनिक सा रखा हुआ है जो ठंडी बियर हमेशा मिलेगी, और बहुत चिल्ड थी। मैंने तो मेरा मन भी कर गया था, मैं ये बनानी थी। मैंने कहा चलो इसके बाद अब पियेंगे। तो ये इसके अलावा और क्या ऐसी चीजें हैं जो कस्टमर आपकी तरफ आए? देखिए कस्टमर एक्सपीरियंस पैरामाउंट है। ठीक बात। वो अच्छा रहेगा तो सब चीज़ अच्छी होंगी, क्योंकि देखिए हम फोकस करते हैं कि मैक्सिमम वैरायटी मिले। मतलब दुकान चलाने के लिए 50 लाख का स्टॉक भी बहुत होता है, लेकिन हम उसे एक्सटेंड करा 1.5 करोड़ 1.25 करोड़ तक। क्यों? क्योंकि हमें वैरायटी रखनी थी। हम ये चाहते हैं कि कस्टमर आए तो उसे वो चीज़ मिले जो कहीं ना मिल रही हो। ठीक बात। तो वो लगना चाहिए कि हाँ भाई ये वो PR है जहाँ सब अवेलेबल है। तो वो हमारी कोशिश है। हालांकि इतने ब्रांड्स हैं, इट इज़ एंडलेस। तो हम लेकिन कोशिश है जितना होता जाएगा उतना बढ़ाते जाएंगे चीज़ों को। तो ये है नंबर ऑफ़ वैरायटी आप कैसे रखेंगे। दूसरा है कस्टमर एक्सपीरियंस कैसा होगा, सर्विसेज, यही मेन है अपना यहाँ पे। बेसिकली मैंने जब आया तो मैंने जो 2-4 चीज़ें जो देखी, एक तो वैप जी, दूसरा अवेलेबिलिटी ऑफ ब्रांड्स, तीसरा मैंने देखा जब कस्टमर आ रहा था तो आपका स्टाफ भी बड़ा सोफिस्टिकेटेड और बहुत ही अच्छा है। जनरली हम लोग वाइन शॉप पे जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि क्या लेना है, वही तो एक वर्स्ट एक्सपीरियंस होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि 10-20 फालतू भी कर लेते हैं। ये तो देखिए बिल्कुल क्लियर है कि मैं चाहे मतलब आपको मैं एग्जांपल दूं कि जब ये रोल ओवर हो रहा था 31 मार्च के बाद में अप्रैल में, तो जो प्राइस हैं वो ग्रेजुअली अपडेट हो रहे थे। लोगों को इन्फॉर्मेशन थी कि अपडेट होंगे, लेकिन ग्रेजुअली अपडेट हो रहे थे। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे ब्लैक लेवल 3010 रुपये की थी, जो कि अब बढ़ के 3120 की हो गई है। लोगों ने क्या करा, शेल्फ से अपनी ब्लैक लेवल हटा दी
क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर अब जब तक अपडेट नहीं होगा तब तक बेचेंगे, या तो ओवर चार्जिंग में मारे जाएंगे या फिर आप नुकसान में बेचेंगे अपना। लेकिन हमने वो काम नहीं किया। हमें मालूम था हमारा नुकसान हो रहा है, लेकिन जिस दिन तक, जिस मोमेंट तक, मतलब आप ये लगाइए, कई बार तो ऐसा हुआ कि मैं ब्लॉन्ड का बताऊं कि 8 बजे शाम को हमें लगा कि उससे पहले हमने बेची तो पुराने रेट पे थी, उसके बाद में अचानक से सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, फिर नहीं आने लगे। क्योंकि मतलब 8 बजे के बाद, हाँ, अगले कस्टमर पता नहीं कैसे हुआ, लेकिन अगला कस्टमर का जब हमने स्कैन किया तो वो बढ़े हुए रेट आ गए, तो हमने बढ़े हुए लिए, पिछले के पिछले वाले लिए। ये एक नई चीज है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। प्राइस भैया के सेल्समैन डिसाइड नहीं कर रहे हैं। पोर्टल पर पीओएस एक मशीन होती है, पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन, जो कि अपडेट दिखा रही है प्राइस को जी। तो आपके साथ प्राइस की चोरी ही नहीं होगी, नहीं होगी, पॉइंट ये है। बिल्कुल। तो मतलब यूपी की एक्साइज ने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट बहुत किया किया है लेकर ट्रेड जी, में। वही। ओके। और हमने उसको पूरी तरह फॉलो किया। तो हमने शेल्फ खाली नहीं करे, नुकसान हो रहा है होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमने अवेलेबिलिटी कंप्लीट रखी, चाहे नुकसान हो रहा है कोई बात नहीं, वही प्राइसिंग रखी जो उस वेरी मोमेंट पॉज मशीन शो कर रही है। ओके। डजंट मैटर कि मेरा आगे नुकसान होगा या फ़ायदा होगा। तो ये सारे वो चीज़ें हैं जिसने कि कस्टमर्स को हमारे साथ बांधा। ओके। और जब बढ़ गए रेट और हमने बढ़े हुए रेट बताए, तो नेचुरली हर व्यक्ति को नहीं मालूम होता कि क्या नई एक्साइज पॉलिसी आई है, क्या रेट बदले, तो उनको उतने ही पेशेंस के साथ हमने जस्टिफाई करा कि भाई क्या लेने देना कि भाई एक्साइज पॉलिसी क्या है। Exactly. वो तो ब्रांड लेने आया है, उसको ब्रांड की अवेलेबिलिटी चाहिए बस। और दूसरा ये है कि जो छपा है वो देगा वो। हाँ। लेकिन उसको फिर एजुकेट करा उस चीज़ के लिए कि नहीं ये रीजंस हैं, इसकी वजह से ज़्यादा हो रहा है। तो अच्छा, सबसे अच्छी बात है कि जब एजुकेट करा तो उन्होंने एक्सेप्ट भी करा, लड़ा कोई नहीं हमारे से। सर, जिस सोसाइटी में अभी आप बैठे हो जी, ना, इसके सराउंडिंग में सब पढ़े लिखे हाँ, और सब पढ़े बेसिकली जॉब करने वाले लोग हैं, सब प्रोफेशनल, वो समझते हैं चीज़ों, वो समझते हैं चीज़ों को। अब यही कहीं और आप देहात वाले एरिया में होते हैं तो वहाँ लड़ाई, वहाँ दिक्कतें होती शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे मतलब ये हमारा, मैं कहूँगा कि हमारी वो प्रैक्टिसेस हैं जो कि हमें कस्टमर से कनेक्ट करती हैं। ठीक बात। और यही मेरा मानना है, इनिशियल हमें चाहे जो भी लॉस हो रहे हों, लेकिन ये हमें आगे जाके मैनीफोल्ड रिटर्न देंगी। बहुत बढ़िया। और हो भी भैया, भगवान जी कृपा करें, ब्लेसिंग रखें अपनी। डेफिनेटली आप भाई लोगों का साथ चाहिए। 10 दुकानें खोले। थैंक यू। चलिए, एक आज का शूट तो यहीं पर ही खत्म करते हैं, और हम लोग के व्यूअर्स को भी ये समझ में आ गया होगा कि जो कैसे कस्टमर को अट्रैक्ट करना होता है, क्या मार्जिन है, क्या एक्सपेंडिचर्स हैं, कितना टाइम में लाइसेंस मिल जाता है, लाइसेंस अप्लाई कहाँ पर करना है, आपने वो भी ब्रीफ कर दिया इन शॉर्ट। तो मेरे ख्याल से सारी इन्फॉर्मेशन आपने दे दी है। इसमें एक ही चीज़ कहूँगा कि जो मेरी फिगर्स हैं, आप उसको बाइबल मत मानिएगा या गीता मत मानिएगा, क्योंकि ये प्लेस टू प्लेस, सिटी टू सिटी, लोकेलिटी टू लोकेलिटी बदल जाएंगी। केवल लाइसेंस फीस वगैरह जो हैं वो सब सेम रहेंगी, बाकी चीज़ें वेरिएबल्स बदल जाएंगे। तो अगर आप प्लानिंग करें तो अपने एरिया के हिसाब से प्लानिंग करें। हेड्स मैंने बताने की कोशिश करी किन किन हेड्स पर खर्चा होता है, बस। बेसिकली रेंटल वो वैरी करता है, वही मेन इम्पैक्ट कर रहा है उसकी, आपकी असली वही कॉस्टिंग को इतना बड़ा है। ठीक बात। चलिए, थैंक यू भैया, थैंक यू। अच्छा लगा भैया, बहुत अच्छा लगा हमें भी। और मुझे बहुत अच्छा ये लगा कि आप एजुकेट कर रहे हैं ली का ट्रेड में। ये मतलब आप पहले टीचर बन रहे हैं ली का ट्रेड। थैंक यू भैया, थैंक यू।